Today we are going to discuss a very important topic, that is conservation of linear momentum. First of all, conservation of linear momentum. लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो लीनियर मोमेंटम सिंपली इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम। अब सवाल ये है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है। कंजर्वेशन का मतलब होता है, लिटरल मतलब होता है समथिंग विच नेवर डिस्ट्रॉयज, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एंड समथिंग दैट कैन नेवर बी क्रिएटेड, ना इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कंजर्वेशन का मतलब है कि इट इज अ स्टेट ऑफ सिचुएशन इन विच नथिंग कैन बी क्रिएटेड एंड नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉय। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब है कि आप लीनियर मोमेंटम को ना क्रिएट कर सकते हो, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जितना मोमेंटम है उतना ही मेंटेन रहेगा, ना उसमें ऐड होगा, ना उसमें सब्ट्रैक्ट होगा, ना घटेगा वो। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 और m2 है, हम लोग इमेजिन करते हैं कि दो मास है, एक m1 मास है और दूसरा m2 मास है। दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही पाथ पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, और सबसे बड़ी बात एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों की दिशा एक ही है। m1 और m2 का जो स्पीड है वो अलग अलग है। हम मान के चलते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो u1 है, इसकी स्पीड u2 है, और ये मान के चलते हैं कि u1 की जो वैल्यू है, u1 का जो वैल्यू है वो u2 से अधिक है। तो क्या होगा, एक ही पाथ में जा रही है, आगे पीछे u1 की स्पीड, पीछे वाली m1 की स्पीड ज़्यादा है u2 से, तो क्या होगा, नेचुरली कहीं ना कहीं टक्कर होगी। m1 एंड m2 विल कोलाइड विद ईच अदर, दोनों कोलिजन होगा दोनों के बीच। कोलिजन होने से क्या होगा, जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। दिस m1 एंड दिस m2 विल कम क्लोज टू ईच अदर, दे विल टच ईच अदर, एंड ड्यूरिंग दैट कोलिजन, कोलिजन का मतलब है जब दोनों एक दूसरे को टच करेंगे या टच करके ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब m1 विल अप्लाई अ फोर्स ऑन m2 और m2 विल अप्लाई अ फोर्स ऑन m1। नेचुरली थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाती है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स लगाएगा, और दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन अलग होगी, अपोजिट होगी। m1 अगर m2 पे फोर्स इस दिशा में लगाता है नॉर्थ में, तो ये साउथ में लगाएगा, ये ईस्ट में लगाएगा तो वेस्ट में लगाएगा। तो सपोज m1 अगर m2 पे जो फोर्स लगा रही है उसका नाम हम रख देते हैं F21, वी कॉल इट फोर्स अप्लाइड ऑन 2 by 1, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन m2 by m1। तो m2 m1 पे फोर्स कौन सा लगाएगा, m1 पे कौन सा फोर्स लगाएगा, F12। इसका मतलब हुआ फोर्स अप्लाइड ऑन 1 मतलब m1 by m2। अब जिससे क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगे, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, तो उसका स्टेट बदल जाता है। तो अगर वो u1 से m1 अगर u1 से मूव कर रहा था, तो आफ्टर कोलिजन ये बिफोर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन की कंसेप्ट है, बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये यहाँ पर कोलिजन हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो m1 जो है, m1 की स्पीड v1 हो जाएगी और m2 की स्पीड m1 की स्पीड v1, m2 की स्पीड v2 हो जाएगी। दोनों की स्पीड बदल गई। ये है आफ्टर कोलिजन।
आफ्टर कॉलिजन। अब कॉलिजन होने के कारण दोनों का स्पीड वेलोसिटी बदल गया। तो अब हम देखेंगे कि कॉलिजन के पहले टोटल मोमेंटम कितना था, कॉलिजन के बाद टोटल मोमेंटम कितना था, वो बदला या नहीं बदला, इसे ही आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि m1 के मोमेंटम में कितना चेंज आया है। तो लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। आई एम गोइंग टू क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग, m1 u1 से मूव कर रहा था, m2 u2 से मूव कर रहा था, कॉलिजन के बाद m1 v1 से मूव करने लगा, m2 v2 से मूव करने लगा। तो अब हम देखेंगे कि m1 का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन m1 इंटू u1 था, m2 का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन m2 इंटू u2 था, m1 का मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन m1 इंटू v1 हो गया, और m2 का मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन m2 v2 हो गया। तो हम लोग ये देखेंगे कि change in momentum of m1 is equal to m1 v1 minus m1 u1. This is final momentum after collision, initial momentum before collision. m1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस u1, m1 v1 माइनस u1। उसी तरीके से लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2 कितना हो जाएगा, m2 v2 आफ्टर कोलिजन मोमेंटम था, और m2 v1, m2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा v2 माइनस v1। अगर हमने कोलिजन जब देखा, m1 जो है m2 के कांटेक्ट में आया, m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, दैट इज F21, और उसी समय m2 ने m1 पे फोर्स लगाया, जिसे हम रखेंगे F12। और ये जो फोर्स लगाया दूसरे पे, वो कुछ एक मोमेंट ऑफ टाइम, बहुत छोटे से मोमेंट के लिए लगा। सपोज वो टाइम ड्यूरेशन अगर t है, तो अगर टाइम ड्यूरेशन t है तो रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो चेंजिंग मोमेंटम में टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाता है रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम। तो अगर दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है वो टाइम जो है वो t है, कांटेक्ट टाइम मतलब जिस समय के लिए दोनों कांटेक्ट में रहा, क्योंकि जब तक वो कांटेक्ट में रहा तभी तक ये दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया। जैसे ही वो फोर्स अलग अलग सेपरेट हो गया तो फोर्स ये लगना बंद हो गया। मतलब ये फोर्स तभी तक काम करता है जब तक दोनों टच में होते हैं, m1 m2 कॉलिजन के दौरान टच में कांटेक्ट में रहते हैं। तो t अगर कांटेक्ट टाइम हुआ तो हमारा रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम कैसे निकलता है। फिजिक्स में जब भी रेट निकालते हैं तो इसका मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है कि एक सेकेंड में क्या चेंज हुआ। तो हम एक सेकेंड में चेंज निकालने के लिए हम इसमें t से डिवाइड कर देंगे और इसको भी t से डिवाइड कर देंगे, तो निकल जाएगा मेरा रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम। तो हमारा चेंजिंग मोमेंटम m1 v1 माइनस u1 था m1 का, और m2 v2 माइनस v1 था m2 का। तो हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम। अब इसी में हम रेट लिख देंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1, तो लिख देंगे इतना ही बाई t, मतलब आप लिख सकते हो इतना बाई t। और यहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2, तो यहाँ पे हम टाइम t से डिवाइड कर देंगे, इसको भी टाइम t से डिवाइड कर देंगे। तो रेट निकालना होता है तो टाइम कांटेक्ट टाइम जो t है उससे डिवाइड करते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यहाँ पे तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अनुसार ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है m1 का, वो वही
फोर्स है जो इस पे अप्लाई हो रहा है, मतलब F12 इसके इक्विवेलेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन कह सकते हैं कि F12 इज इक्विवेलेंट टू दिस वन एंड F21, ये तो F21 है, दिस इज इक्विवेलेंट टू M2 V2 माइनस V1 बाई टी। ओके, तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिखेंगे कि मेरा तो फोर्स अप्लाई ऑन 1/2 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ M1। तो M1 का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाला, V1 माइनस U1 बाई टी, और F21 मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाय M1 इज इक्वल टू M2 रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ M2, V2 माइनस U2 अपॉन टी। ओके, अब तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, ये M1 है, ये M2 है, M2 पे फोर्स कितना लगा रही है, तो हम लिखेंगे F21, M2 M1 पे कितना फोर्स लगा रही है, तो बोलेंगे F12। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ कहता है कि ये जो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाई जा रही है, रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन इक्वल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का होता है। मतलब देयर विल बी रिटन एज F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इसका मतलब है इक्वल का मतलब है दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी, माइनस का मतलब है कि दोनों की दिशा अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि F21 के जगह पर ये वैल्यू लिख दिया और F12 की जगह पर ये वैल्यू लिख दिया, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, according to third law of Newton, according to third law of Newton, हम लिखेंगे कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। F21 का वैल्यू क्या था, तो M2 V2 माइनस V1 V2 माइनस U2 YT इज इक्वल टू माइनस F12 क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ M1, तो V1 माइनस U1 बाई टी। अब ये टी दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो लिखेंगे M2 V2 माइनस M2 U2 इजिकल टू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं माइनस M1 V1 माइनस M1 V1 और माइनस माइनस प्लस M1 U1। अब हम क्या करते हैं कि U1 M1 वाले टर्म्स को एक तरफ रख देते हैं, M1 और M2 मतलब U1 इसमें है और U2 इसमें है, इसको एक तरफ करते हैं, मतलब इजिकल टू इस डायरेक्शन में जाते हैं, और जो V1 वाला था इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा M2 V2 प्लस M1 माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा M1 V1 इजिकल टू ये M1 U1, ये कॉपी कर दिया और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस M2 U2। अब यहाँ देखो क्या है, ये M1 U1 प्लस M2 U2 है, कॉलिजन के पहले टोटल मोमेंटम मोमेंटम का पूर्ण मोमेंटा है, टोटल मोमेंटा बिफोर कॉलिजन और ये क्या है M2 V2 प्लस M V1 मतलब कॉलिजन के बाद टोटल मोमेंटा आफ्टर कॉलिजन के बाद का टोटल मोमेंटा। सो व्हाट वी सॉ, इस प्रकार हमने क्या देखा कि कॉलिजन के पहले
टोटल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2, दे आर इक्वल. सो दिस प्रूव्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. थैंक यू.